हम बेटा लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी की, और सॉल्युबिलिटी का हमने फर्स्ट पार्ट किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, और हमने वो फैक्टर भी पढ़े थे जो सॉलिड इन लिक्विड टाइप की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर रहे थे। अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। यहाँ आपको गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है, एक सॉल्युबिलिटी तो हो जाएगी इस टाइप की, और फिर हमने वो फैक्टर भी यहाँ पढ़ने हैं, वो फैक्टर भी पढ़ने हैं जो गैस इन लिक्विड टाइप की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो बी पार्ट मैंने लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। द अमाउंट ऑफ, यहाँ गैस इन लिक्विड्स मतलब गैस को डिसॉल्व किया जा रहा है लिक्विड में, ठीक है ना। मीन्स यहाँ सॉल्यूट गैस होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, कोई भी लिक्विड होगा, और वहां सॉल्यूट क्या था, सॉलिड था, तो गैस की बात हो रही है यहाँ सॉल्यूट। द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड विल बी द अनदर टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी। मतलब जो हमारे पास गैस है वो किसी स्पेसिफिक अमाउंट लिक्विड में डिसॉल्व करना ही सॉल्युबिलिटी का दूसरा टाइप हो गया, ठीक है। और वो कौन से सॉल्युबिलिटी का टाइप हो गया, गैस इन लिक्विड टाइप की सॉल्युबिलिटी का। तो अब हम बात करेंगे इसमें फैक्टर्स की, ठीक है। ये तो हमारी सॉल्युबिलिटी होगी गैस इन लिक्विड्स की। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, ठीक है बेटा। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैस इन लिक्विड टाइप की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, अब हम उनकी बात करने जा रहे हैं। तो पहला जो पार्ट है इसमें वो आएगा हमारा, पहला पार्ट वो आएगा नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड्स। मतलब उन दोनों के नेचर की बात की जा रही है। कौन दोनों, जो एक गैस था और एक था लिक्विड्स, दोनों फैक्टर्स की बात हो रही है, दोनों कंपोनेंट्स की। सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट्स जिनकी हम चर्चा कर रहे थे गैस इन लिक्विड, तो गैस और लिक्विड दोनों के नेचर की बात की जाएगी कि जो सॉल्युबिलिटी है वो गैस के साथ साथ में लिक्विड के नेचर पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। देखो इसमें अब इसमें मैं क्या लिखने जा रहा हूं, देखो ध्यान देना है बेटा। इसमें देना है द गैस इन लिक्विड टाइप solubility depends upon the nature of both gas as well as लिक्विड, ठीक है। दोनों के नेचर की बात कर ली है मैंने पहले। इसमें मैं लिख रहा हूं द H2, ध्यान देना बेटा, N2 O2 ETC गैसेज ETC gases dissolve in water with स्मॉल एक्सटेंट, बहुत ही कम मात्रा में डिसॉल्व होती हैं ये गैसेज। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, इनकी डिसॉल्वेशन अगर देखें जनरली नॉर्मल कंडीशन पे लिक्विड के अंदर डिसॉल्वेशन कैसी होती है, बहुत ही स्मॉल, लिखा हुआ ना विद स्मॉल एक्सटेंट। ये गैसेज तो स्मॉल एक्सटेंट में डिसॉल्व होते हैं, कम मात्रा में डिसॉल्व होती हैं। वेयर एज
वेयर एज NH3 CO2 HCl ETC gases dissolve with large extent, ये ज्यादा मात्रा में डिजोल्व होती है। कौन कौन सी? NH3 CO2 HCl टाइप की गैसेस। और वो क्यों डिजोल्व होती है? देखिए, बिकॉज here NH3 CO2 and HCl chemically react with solvent वाटर। क्योंकि यहाँ जो NH3 CO2 और HCl गैस है, ये कैसी डिजोल्व होती है? कैसे डिजोल्व होती है? केमिकली। ठीक है, इसके बाद में एंड फॉर्म, और क्या फॉर्म करते हैं केमिकली रिएक्ट करने के बाद में? NH4OH। ध्यान रखना है, NH3 जब वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा आता है हमारा CO2 H2O के साथ मिलके क्या बनाएगा? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। थर्ड है एंड HCl क्या बनाएगा? यहाँ HCl गैस थी, अब यहाँ बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा बात समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ हम बात कर रहे थे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैस इन लिक्विड टाइप की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला फैक्टर था, इट वाज नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड्स। बहुत जो गैस और लिक्विड था दोनों के नेचर की बात की जा रही थी कि जो सॉल्युबिलिटी है वो गैस के साथ साथ में लिक्विड के नेचर पे भी डिपेंड करता है। वो किस तरह से डिपेंड करता है, फिर हाँ एक हमने एग्जांपल लेके इसको क्लियर कर लिया कि जो हमारे पास H2N2O2 टाइप की गैसेज हैं, डाई एटॉमिक गैसेज, वो उनकी अगर डिजोल्वेशन देखें वाटर के अंदर तो वो थी हमारी कैसी डिजोल्वेशन थी? स्मॉल एक्सटेंट के साथ वो डिजोल्व कर रहे थे ये तीनों गैसेज। अगर इसके अलावा हम NH3 CO2 और HCl की बात करें, इनकी डिजोल्वेशन काफी ज्यादा थी, और वो डिजोल्वेशन जो ज्यादा थी उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था कि ये वाटर के साथ में केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी शो करते हैं, और केमिकल रिएक्शन शो करने के बाद में NH3 जो था वो वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगा? NH4OH। सेकेंडली CO2 जो था इट विल फॉर्म H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड, एंड द थर्ड वन इज HCl, और HCl क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ जो हाई सॉल्युबिलिटी की जो फैक्टर है इन तीनों गैसेस का, वो क्या रीजन है उसका? उसका रीजन है कि इनकी केमिकल रिएक्टिविटी, कि ये सॉल्वेंट वाटर के साथ में क्या रिएक्टिविटी, कैसी रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं? केमिकली। और क्या बना रहे हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके साथ में देखो बेटा, दूसरा फैक्टर करने जा रहे हैं। पहला फैक्टर आपकी समझ में आ गया होगा, अब मैं दूसरे फैक्टर की बात करूंगा यहाँ। ठीक है, ये टॉपिक तो आपको हो गया होगा क्लियर। अब देखिए दूसरा फैक्टर इसका। दूसरा फैक्टर आता है यहाँ टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। ध्यान रखना, अगर किसी गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व करें और उस दौरान टेम्परेचर बढ़ा है तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले तो ये ध्यान रखो कि अगर किसी लिक्विड में अगर हम गैस को डिसॉल्व करते हैं तो बेसिकली रिएक्शन जो शो होती है वो कौन सी रिएक्शन शो होती है? यहाँ शो होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी शो होती है? एक्सो, मतलब हीट इवॉल्व होती है। और एक्सो के केस में अगर रिएक्शन एक्सो हो तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसमें मैं लिख रहा हूं व्हेन गैस डिसॉल्व
in water, then they show exothermic, then they show exothermic reaction. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है? हीट इवॉल्व पहले से ही हो रही है. नाउ इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अब हमें अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, then solubility of gas and liquids type solution will decrease. ठीक है बेटा, एक्सोथर्मिक शो हो रही है. अगर हम गैस को लिक्विड वाटर में डिसॉल्व करें तो रिएक्शंस वो शो कर रहा है, वहां ऑलरेडी एक्सोथर्मिक हीट इवॉल्व होती है. अगर हीट इवॉल्व होती है तो अब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं. ली चैटलर प्रिंसिपल ध्यान दो, अगर पहले से हीट निकल रही है सॉल्यूशन में से, जब हम किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करें तो उस दौरान टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही थी. लास्ट में हम पढ़ा था, हमने पढ़ा था सॉलिड एंड लिक्विड टाइप की सॉल्युबिलिटी में, ध्यान होगा आपको. यहाँ वहां सॉलिड लिक्विड की बात हो रही थी, यहाँ बात हो रही है गैस एंड लिक्विड की. यहाँ भी अगर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करें तो इस दौरान एक्सोथर्मिक हीट इवॉल्व होती है तो वही फैक्टर, हीट इवॉल्व अगर पहले से ही हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी. तो वही फैक्टर हमने पढ़ा है. मैं इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूं बाय ली चैटलर प्रिंसिपल. ये जो फैक्टर बताया है हमने, ये बेसिकली ये फैक्टर कहां से आया था? ली चैटलर से. 11th क्लास में बताया गया था ये. ठीक है बेटा. सेकंड फैक्टर भी हमने पढ़ लिया है कि वो कौन सा फैक्टर है ये जो गैस इन लिक्विड टाइप की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है. दिस इज टेम्परेचर की टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड के अंदर डिक्रीज होगी. ठीक है. थर्ड फैक्टर, अब हम थर्ड फैक्टर नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटा. अभी एक बार दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ. हमारा जो टॉपिक था, इट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है और सॉल्युबिलिटी की बात करनी है. यहाँ गैस सॉल्यूट हो जाएगा और लिक्विड क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट. इसमें फिर हमने उनकी फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे कि वो फैक्टर्स जो गैस इन लिक्विड टाइप की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं. तो पहला फैक्टर हमने पढ़ा था नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड्स, कि यहाँ अब वहाँ जो सॉल्युबिलिटी है गैस इन लिक्विड टाइप की, उस सॉल्युबिलिटी में गैस और लिक्विड दोनों के नेचर पे डिपेंड करना है वो जो सॉल्युबिलिटी है. अब कैसे बताया? जैसे कि हम H2N2O2 टाइप की डायटोमिक गैसेस की बात करें तो ये तो वाटर के अंदर कम मात्रा में डिसॉल्व होती हैं, लिखा है ना, विद स्मॉल एक्सटेंट. ठीक है. अगर हम NH3CO2HCl टाइप की गैसेस की बात करें, ये ज्यादा मात्रा में डिसॉल्व होती है. ये ज्यादा मात्रा में रिजॉल्व क्यों होती हैं? क्योंकि ये वाटर के साथ में केमिकली रिएक्टिविटी शो करती हैं, केमिकल रिएक्शन शो करती हैं और एक प्रोडक्ट देती हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट. जैसे NH3 देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CO2 देगा कार्बोनिक एसिड, HCl गैस देगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो केमिकल रिएक्शन शो करने के बाद में जो केमिकल रिएक्शन शो करेगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी. जो गैस लिक्विड के अंदर केमिकल रिएक्टिविटी शो करेगा तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी. अब यहाँ देखो, यहाँ सॉल्वेंट हमारा वाटर था. क्या था बेटा? वाटर. अगर यहाँ तो NH3CO2HCl को वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा था. अगर यहाँ इनको किसी नॉन पोलर जैसे कि मैं बेंजीन में डिसॉल्व करूं तो किसी भी तरह की रिएक्टिविटी शो नहीं करेंगे, तो वहां सॉल्युबिलिटी कम हो जानी है. मतलब यहाँ नेचर सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का दोनों आ गए कि सॉल्यूट के साथ साथ में सॉल्वेंट की जो नेचर है वो भी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं. बात क्लियर हो गई नहीं हुई? अब हमने जो सेकंड फैक्टर पढ़ा है इसका, ये है हमारे पास टेम्परेचर. एक टेम्परेचर भी एक दूसरा फैक्टर है जो कि गैस या लिक्विड टाइप की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है. ध्यान रखना है, अगर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करें
तो यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस फॉलो होती है, हीट निकलती है यहाँ, और हीट पहले से निकलती है, मींस अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे यहाँ तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ये प्रिंसिपल, ये कौन से प्रिंसिपल से पता चला हमें? ली चैटलर प्रिंसिपल से, जिसकी बात हम सॉलिड एंड लिक्विड टाइप की सॉल्युबिलिटी में कर रहे थे। तो दोनों टॉपिक हमारे हिसाब से ठीक ढंग से आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।